हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी की एक्सरसाइज, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम वीडियो में करेंगे। 1 to 8 तक हम करने वाले हैं, ठीक है। 1 to 8 तक इस वीडियो में करेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स में कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है, हमें ये करना है, इसके रीजंस बताने हैं कि वेदर और नॉट वर्क इज डन, इसमें वर्क हो रहा है, वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, सुमा इज स्विमिंग इन द पाउंड। तो वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। अब स्विमिंग कर रही है तो वाटर क्या हो रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वाटर क्या जा रहा है बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स की तरफ वो क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है वाटर को। तो स्विम क्या हो रही है, वैसे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो वाटर को पीछे से, जैसे आपने स्विमिंग अगर देखी हो किसी को करते हुए, तो बैकवर्ड क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई होता है पैरों से, जिससे वो आगे फॉरवर्ड मूव कर सके। तो इससे क्या हो रहा है, वो मूव कर रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क क्या हो रहा है वर्क डन इसके अंदर हो रहा है। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि वर्क डन हो रहा है। अगर एक्सप्लेन करने को आता है, ज़्यादा मार्क्स में आता है, तो आप पूरा लिख सकते हो कि स्विमर अप्लाई अ फोर्स टू पुश द वाटर बैकवर्ड्स, देयरफॉर स्विमर स्विम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो स्विम कर रही है, हैंस फोर्स कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट, हैंस वर्क इज डन। आप ऐसे करके ना पूरा लिख सकते हो रीजंस देखकर, ठीक है। आगे देखते हैं, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब डंकी क्या कर रहा है, डॉगी क्या कर रहा है, वो अपने कंधे पे क्या कर रहा है, लोड लेके चल रहा है, अपनी बैक पे क्या कर रखा है, उसने लोड ले रखा है। अब इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही है, वो आगे मूव तो कर ही नहीं रखा, हमें ये तो दे नहीं रखा कि वो आगे मूव कर रहा है, रन कर रहा है, चल रहा है, ऐसा तो कुछ हमें गिवन नहीं, सिर्फ ये बोल रखा है कि बैक पे क्या हो रहा है, उसके लोड हो रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स लग रही है उसकी, मतलब उसके ऊपर रखा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो गया ना, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वो आगे मूव भी करता है तो मूव वो आगे कर रहा है, और फोर्स क्या लगा रहा है, वो ऊपर को लगा रहा है, तो परपेंडिकुलर में हो रहा है ये, तो वर्क डन जो है वो 0 होगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, मतलब वर्क डन इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि विंड मिल जो है वो क्या कर रही है, विंडमिल लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। विंडमिल से क्या हो रहा है, वाटर को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम द वेल से, ठीक है, कुएं से। तो विंडमिल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्क मिल जो है वो लिफ्ट कर रही है वाटर को, तो इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो इसमें हम आगे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ग्रीन प्लांट्स में कुछ फोर्स वगैरह, कुछ ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो कुछ हो ही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स टू मूव, ठीक है। तो इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा, तो सिंपल आपको पता होगा कि इसके अंदर वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। अब इंजन क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है ट्रेन को, ठीक है। तो फोर्स क्या हो रहा है, फॉरवर्ड में डायरेक्शन में लग रही है, सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इंजन भी आगे है, ट्रेन भी आगे है। तो इंजन क्या कर रहा है, उसको फोर्स भी लगा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ट्रेन आगे चल रही है। तो इसी वजह से आप इस पर राइट टिक कर दोगे कि इसमें क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, फूड गेन्स आर गेटिंग ड्राई इन द सन। तो फूड गेन्स को हम क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, किसमें, सन के नीचे। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी फोर्स जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि फूड गेन्स जो है वो सन क्या कर रहा है, मतलब उसे सुखा रहा है, ड्राई कर रहा है। तो वो मूव तो कर ही नहीं रहे हैं, वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, कोई मूव ही नहीं हो रहा है, तो हम इसमें लगा देंगे क्रॉस कि इसमें वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, नो वर्क इज डन। आगे देखते हैं, अ सेलर बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, सेलर बोट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन ना, तो सेलर बोट का जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, मूव भी कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है वो हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। सेलर बोट कोई भी बोट है,
ठीक है। हवा की वजह से क्या चल रही है, वो आगे आगे चल रही है, वो मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी अप्लाई हो रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसके रीजंस आप दे सकते हो, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा, लिखवाया गया होगा, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल। एक ऑब्जेक्ट को क्या करा जा रहा है, फेंका जा रहा है एक सर्टेन एंगल से टू द ग्राउंड में, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। अब वो दोबारा से क्या आ जाता है, बैक ग्राउंड पे आ जाता है। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट जो है पाथ का ऑफ द एन ऑब्जेक्ट लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो हमें क्या बताना है, इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या ग्रेविटी का होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क डन कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वर्क डन देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, लेकिन एज अ एग्जाम्पल हमें वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इनिशियल और उसका फाइनल पॉइंट हमें गिवन है। इसका वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है वो हमें जीरो गिवन है, क्योंकि वो जाके वो वापस आ रहा है, फॉलो बैक टू द ग्राउंड पे आ रहा है, तो जीरो होगा, क्योंकि इसमें हमें गिवन है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है पाथ का वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसी वजह से आप बोल रहे हो कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ज़ीरो। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कैसे लगती है, नीचे की तरफ लगती है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो हमें ग्राउंड पे बोला गया है कर्व्ड पाथ पे और फॉलो बैक टू द ग्राउंड पे आ जाता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगी इसके अंदर, जीरो होगी। ठीक है, हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब। इसमें क्या हो रहा है, अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब। अब बैटरी की हेल्प से क्या हो रहा है, बल्ब जल रहे हैं। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही है। हमने ये पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमें इसके अंदर बतानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी में क्या हो रहा है, तो बैटरी में है केमिकल स्टोर्ड है। क्या है इसके अंदर, स्टोर्ड केमिकल्स। ठीक है, बैटरी के अंदर होता है ना, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिकल में बन रही है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उससे बल्ब को जला रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑफ बल्ब। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, केमिकल्स एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगी, क्योंकि हम बल्ब को लाइटिंग कर रहे हैं, जला रहे हैं। फिर अब बल्ब जल चुका है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट जलेगी उसके अंदर, बल्ब क्या करेगा, हमें रोशनी देगा ना, तो लाइट एनर्जी का भी यूज़ हो रहा होगा। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, हीट प्लस लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इस प्रोसेस में ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है। पहला केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से वो क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हम बल्ब को जला रहे हैं। जब बल्ब जल जाता है तो हमें लाइट देता है, तो लाइट एनर्जी का हो गया, और प्लस हीट, बल्ब गर्म भी हो जाता है, जब आप उसे छूते हो बहुत देर तक जलता रहेगा तो गर्म भी हो जाएगा, तो उसके अंदर हीट का भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, फोर्थ है हमारा, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इज वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। हमें वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है। अब आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, मैं लिखती हूँ सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें क्या है गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है देखते हैं। सबसे पहले हमें मास गिवन है कि सर्टेन फोर्स एक्ट हो रहा है 20 kg मास का, तो हमें मतलब m गिवन है, दैट इज 20 kg। ठीक है, चेंजेस इज वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी गिवन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला मैं बताती हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, आपको अब दो वेलोसिटीज गिवन है 5 एंड 2, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो 5 एंड 2 को। ठीक है, इतना क्लियर है। आप अलग अलग करोगे और फिर जो अलग अलग आएगा उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, जैसे कि मैं एक साथ करने वाली हूँ। ठीक है, एक साथ करने में जो आंसर आएगा वही आपका दोनों को माइनस करने में आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो हाफ m कितना है आपका 20, ब्रैकेट में चला जाएगा आपका 5 और 2, तो दैट मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे इसको सॉल्व, तो 2 से ये 20 कट गया तो ये आपका आ जाता है 10, तो ये हो जाता है 10 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 25, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 4। सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 10 इंटू इनको माइनस करोगे 21 आ जाएगा, तो इसको सिंपली माइनस कर दो तो 210 जूल्स आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है, वर्क डन निकल के आ जाता है। इतना क्लियर है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग करोगे ना फिर उसको इन दोनों को माइनस कर दोगे, जो अलग अलग आपका आएगा 5 से और 2 से जो आएगा उन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका 210 जूल्स ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था, सिर्फ वर्क डन पूछा गया था। ठीक है, अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल. It is moved to the point B if the line joining A and B is horizontal. What is work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. अब इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक टेबल की बात करते हैं, ऑन द टेबल। सपोज ये एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास क्या है 10 kg है। ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इट इज़ मूव टू द पॉइंट बी, ये यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ पे इसका भाई 10 kg। ठीक है, वो यहाँ से क्या किया, यहाँ पे मूव कर दिया। इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज़ हॉरिजॉन्टल, अगर इन दोनों की लाइन जो ज्वाइन हो रही है वो हॉरिजॉन्टल है, व्हाट इज़ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लग रहा होगा, नीचे से लग रहा होगा, नीचे से लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है इसमें। तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स किससे लगती है, नीचे से लगती है हमारी। ठीक है, इतना क्लियर है। ये लग रही है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी नीचे से लग रही है। ठीक है, और वर्क डन का आपका फॉर्मूला पता ही है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आगे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो दोनों का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो आप कैसे आंसर लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं द वर्क डन इज जीरो, वर्क डन क्या हो रहा है हमारा, जीरो हो रहा है। दिस इज बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं, अब हम 6, 7 और 8 और कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वॉयलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। अब एक कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपको ये बताना है कि वॉयलेट का मतलब होता है कि वो क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रेक हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय रही होगी, वो हमेशा ट्रांसफ़र होती रहेगी एनर्जी। ठीक है, तो आप देखो, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाई होती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जब तक वो नीचे तक नहीं आ रही है तो उसकी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे जब वो नीचे गिरती जा रही है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, वो गिरते गिरते किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में हो रही है। तो यहाँ पे जब बीच में मैं एक पॉइंट लेती हूँ तो यहाँ पे हाफ काइनेटिक एनर्जी है और हाफ ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। नीचे तक आते आते यहाँ पे हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन सेम
सेम उसके अंदर रह रही, सेम एनर्जी रह रही है, ना ही वो क्रिएट हो रही है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रही है। वो हाफ काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल एनर्जी वो क्या हो रही है, इसके अंदर कंजर्व्ड हो रही है। वो पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़रूर हो रही है, लेकिन वो जितनी है वो उतनी ही है उसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे वो मैं लिख देती हूँ। So no, it does not violate the law of conservation of energy because the potential energy of the freely falling object decreases progressively. वो progressively increase हो रही है, वो potential से kinetic में जा रही है। Since it keep changing, वो change होती ही जा रही है। Therefore the total energy of the object remain conserved. वो क्या हो रही है, conserved हो रही है energy, वो कोई change नहीं हो जाती है उसके अंदर energy। यही चीज़ के अंदर बोली हुई है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th। What are the various energy transformation that occurs when you are riding a bicycle? जब आप बाइसाइकिल चला रहे हो तो कितनी तरह की एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही है, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई राइडर जो है, सपोज आप बाइसाइकिल चला रहे हो, आपने जो खाना खाया हुआ है उस एनर्जी का उसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो जो फूड का जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, हीट में चेंज हो रही है। गर्मी बढ़ जाती है ना जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, बाइसाइकिल चलाने में भी बहुत पसीने आने लग जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है। तो उससे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी से वो मस्कुलर एनर्जी पे जा रहा है। ठीक है, फिर पेडलिंग करते करते मस्कुलर एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। जिससे मैकेनिकल एनर्जी मतलब बाइसाइकिल राइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि द केमिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। मैं ऐसे लिख दूँ, ऑफ द फूड, आप ऐसे बना सकते हो खुद से, चेंजेस इनटू हीट। जो उस इंसान ने, राइडर ने जो फूड खा रखा होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या होगा, एंड देन टू मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, ऑन पेडलिंग, जब वो पेडलिंग करेगा तो फिर क्या होगा, उसके अंदर जो मस्कुलर एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी में वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। केमिकल एनर्जी से मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी से फिर केमिकल एनर्जी नहीं आएगा यहाँ पे आएगा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको बस ऐसे क्वेश्चंस, अभी हमारा पीछे भी आया था एक क्वेश्चन, राइट, बैटरी वाला, वो भी ऐसा ही था, हमें एनर्जीज बतानी थी। अब हम देख लेते हैं 8th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and falls to move it? Where is the energy you spend going? अब इसके अंदर क्या हो रहा है, क्वेश्चन को भी पता है कि जब हम ह्यूज रॉक को हिलाएंगे तो क्या वो मूव होगा, और वो वाली जो एनर्जी हम लगा रहे होंगे वो कहाँ पे जा रही है, ये हमें बताना है। उसे पता है कि रॉक हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। देखो, आप क्वेश्चन देखो खुद से। ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या बोला गया है। इसमें कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि एक रॉक को हम नहीं हिला सकते। हाँ, हम एनर्जी उसके अंदर लगा सकते हैं, उसे हिलाने की हम कोशिश कर सकते हैं एक पत्थर को, लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। मस्कुलर एनर्जी जो होगी वो ट्रांसफर नहीं होगी उस रॉक के अंदर, क्योंकि वो हिलेगा ही नहीं। एक बहुत बड़े पत्थर को, ह्यूज रॉक को हम नहीं हिला सकते हैं। तो मस्कुलर एनर्जी वो क्या होगी, हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी, और हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमारी बॉडी क्या होगी, बस गर्म होगी, वो हॉट हो जाएगी। ठीक है, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, लेकिन वो रॉक को नहीं हिला पाएगी। यही आप बता सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, देयर इज़ नो वर्क डन एज अ डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसमें क्या हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। जब हम रॉक को हिलाएंगे तो कोई ट्रांसफ़र ऑफ मस्कुलर एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है उस रॉक के अंदर। सो
एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। मस्कुलर एनर्जी वो किस में ट्रांसफ़र हो रही है, वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, विच कॉजेज आवर बॉडी टू बिकम हॉट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पसंद आ रहा हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।